नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की एक और मैराथन क्लास में। जी हाँ, इस बार हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस बार ना हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ना इस टॉपिक को, ताकि यूपीएससी के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही पाओगे। इसके अलावा आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना, मॉक पेपर जो लगा रहे हो आजकल, उसमें भी आपके ये क्वेश्चंस गलत ना हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इस तरीके से आपको हम पढ़ाएं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी दिलचस्प तो है अपने आप में, इसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बन जाता है जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तो। ओके, तो दोस्तों टॉपिक का नाम है यहाँ पर टॉपिक का नाम है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी हाँ, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे कि आखिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो देखो मेरे दोस्त, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो एक कंट्री हो गई आपकी, मान लेते ये कंट्री है इंडिया, ठीक है। इसका कोई एक नागरिक है, उस नागरिक का शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है ना, तो उसको हम एक खाते में लिखते हैं। हम उसको ना एक खाते में रखते हैं। अब वही खाता क्या कहलाया जाता है? भुगतान संतुलन। नहीं समझे? चलो ये तो मैंने प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताई है, अब आपको ना एक सैद्धांतिक डेफिनेशन बता देता हूँ जो मान्य होती है। दरअसल एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन होता है ना, तो उसको एक खाते में लिखा जाता है और वही खाता भुगतान संतुलन कहलाता है। अब आप कहेंगे ठीक है, लेन देन खाता, आर्थिक लेन देन तो समझ में आ गया, लेकिन किस टाइप का आर्थिक लेन देन? तो मेरे दोस्त, जो आपके ना एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, जो गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, है ना, जो आप इंटरेस्ट लेकर आ रहे हो बाहर से, जो आप प्रॉफिट लेकर आ रहे हो बाहर से, तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो रहा है ना। अब इसको कहीं पर तो मैनेज करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना, ताकि बाद में पता रहे कि बाहर से कितना पैसा आया है, तो वो चीज़ तो पता करनी चाहिए ना। तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता होता है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता होता है ना, इसमें भी आपके दो खाते होते हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, दो खाते होते हैं इसमें यहाँ पर आपके। तो इसमें आपका जो पहला खाता होता है वो होता है चालू खाता, और दूसरा खाता होता है आपका पूंजी खाता। देखो, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में आपने बैंकिंग शब्दावली में भी सुना होगा कि एक करंट अकाउंट होता है जो डेली के ट्रांजेक्शन्स के काम आता है ना, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं तो उनका ओपन होता है, तो उनको डेली ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो खुलवाते हैं चालू खाता, ठीक है। लेकिन एक चालू खाता हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होता है, ठीक है। तो इस चालू खाते के भी दो घटक होते हैं, एक होता है आपका दृश्य और एक होता है अदृश्य। अब ये दृश्य और अदृश्य क्या हो गया, ये थोड़ा सा ना डिकोड करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आपके दो तरीके के खाते हो गए। पहला हो गया आपका करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, है ना। अब आपका ये जो करंट अकाउंट होता है ना, इसमें इसके भी ना दो घटक होते हैं, एक होता है आपका दृश्य और दूसरा होता है आपका अदृश्य। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में समझाओ तो आखिर होता क्या है। तो देखो यार, दृश्य मतलब विजिबल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं विजिबल। और विजिबल में क्या मतलब, आपने जो आर्थिक लेन देन किया, मतलब आपने एक ऐसी वस्तु को भेजा ना बाहर जो दिख रही है। नहीं समझे? अरे मेरा मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपने किसी वस्तु का एक्सपोर्ट किया, मान लेते हैं आप क्रिकेट बैट बेचते हो और उसका आपने एक्सपोर्ट किया है अमेरिका में, तो क्या वो बैट पोर्ट पे दिखेगा नहीं जाते हुए कि हाँ भारत से बैट जा रहा है बाहर बिकने के लिए? दिखेगा ना। तो वो 10 से मध्य हो गई, ठीक है। इंपोर्ट, आपने बाहर से कुछ मंगाया, कोई बैट मंगाया, आपने कोई बॉल मंगाई, आपने कुछ पेंट्स मंगा लिए, है ना, आपने कुछ कपड़े मंगा लिए ब्रांडेड, आपने कुछ घड़ी मोबाइल्स ये सब मंगा लिए, तो ये चीज़ें दिखती हैं, इसीलिए, है ना, इसको हम विजुअल अकाउंट में डालते हैं ना। और विजुअल घटक को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। इसे हम ना ट्रेड भी बोलते हैं, दरअसल यह एक तरीके से ट्रेड है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी मैं कहूँ ट्रेड, ट्रेड का मतलब हमेशा होता है व्यापार,
वो तो होता ही है, तो उसमें नई बात क्या है। दरअसल जब भी मैं अगर आपको बोलूँ ना ट्रेड, तो ट्रेड में ना आपका वस्तु व्यापार शामिल होता है, इसमें आपका सेवाएं शामिल नहीं होती है। ओके, अगर मैं बोलूँ सर्विस एंड अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सर्विस एंड सर्विस एंड गुड्स, ठीक है, तब आप कहेंगे सर्विस एंड गुड ट्रेड, अगर मैं बोलूँ तब आप कहेंगे हाँ, तब आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप ऑलरेडी सर्विस जोड़ दिया है। अगर मैं बोलूँ ट्रेड, तो ट्रेड में सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, जो चालू खाता होता है ना, उसका जो पहला घटक होता है विजिबल, विजिबल में क्या होता है ट्रेड, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट होता है आपका, इंपोर्ट होता है आपका। चलो ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, भारत के लोग भारत के लोगों का जो एक्सपोर्ट है ना वो कम है, लेकिन भारत के लोगों का इंपोर्ट ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं पता है। दरअसल जब आपके ना एक्सपोर्ट कम होते हैं और जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। समझ गए ना आप, ये होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार संतुलन घाटा इसे बोलते हैं हम हिंदी में। जब आपके ना एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट आपके ज़्यादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन घाटा। इंडिया के साथ ऐसा होता ही आ रहा है, क्योंकि भारत के लोग इतना एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स है ना, हमें भाई ऑयल तो चाहिए, और भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें मोस्टली सामान्यतः अगर हम बात करें तो फिर हमें व्यापार संतुलन घाटा ही होता है, ठीक है। कभी इक्का दुक्का कोई बस रहा हो कि हमें सरप्लस हुआ होगा, बट हमें ना व्यापार संतुलन घाटा ही होता है। चलो ठीक है, अब अगर एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हो और इंपोर्ट अगर हमारे हो जाएं कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये आपका होता है ट्रेड बैलेंस और सरप्लस, ठीक है। अब ये ट्रेड बैलेंस सरप्लस क्या हो गया, देखो यार, जब आपके ना एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट होते हैं आपके कम, तो इसका मतलब हुआ कि आपका व्यापार संतुलन अधिशेष है। मतलब आपने एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाया है ना, उससे बड़ी आसानी से आपने इंपोर्ट जो भी चीज़ें की उसका पैसा पे कर दिया, लेकिन फिर भी आपका पैसा आपके पास बच रहा है। समझ गए ना। तो ये होता है, दो चीज़ें पूछता है ना, अगर कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो पूछ लेता है कि व्यापार संतुलन क्या होता है, ठीक है। तो व्यापार संतुलन मतलब वही हो गया आपका, जो भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, है ना। अगर वो पूछ लेता है कि व्यापार संतुलन घाटा क्या होता है, तो व्यापार संतुलन घाटे का मतलब यही हुआ कि आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो कम होते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं। और अगर यूपीएससी पूछ ले कि व्यापार संतुलन अधिशेष क्या होता है, तो व्यापार संतुलन अधिशेष का मतलब हुआ कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। व्यापार संतुलन घाटा, निर्यात ज़्यादा होंगे आपके, सॉरी, निर्यात आपके कम होंगे और आयात आपके ज़्यादा होंगे। और व्यापार संतुलन अधिशेष, इसका मतलब हुआ आपका निर्यात आपके ज़्यादा होंगे और आयात आपके कम होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। निर्यात ज़्यादा आयात कम, तो व्यापार संतुलन अधिशेष। निर्यात कम आयात ज़्यादा, तो व्यापार संतुलन घाटा, जो नॉर्मली इंडिया के साथ होता है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी आपका जो भी आयात निर्यात होता है उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने समझ लिया ये क्या ट्रेड बैलेंस डेफिसिट क्या होता है, और हमने समझ लिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझ ली, ओके। चलिए अब फिर से डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में आगे। हाँ, जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये रहा। तो देखो हमने ये समझ लिया, अब आपको समझ में आ गया ना कि हमें जो व्यापार संतुलन हमेशा हमारा घाटे में ही रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं अदृश्य मदे की। ये अदृश्य मदे क्या होती है। अदृश्य में आता है आपका सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज, मान लेते हैं कि कोई टीचिंग करने के लिए बाहर देश में गया और वो टीचिंग करके भारत में आ गया पैसे कमाकर, तो क्या कोई वस्तु बेचने गया था क्या वो, उसने टीचिंग की, टीचिंग करके पैसा कमाया और आ गया, यानी उसने सर्विस दी और सर्विस दे के आ गया, बस। तो ये दिख नहीं रही ना क्या इस करके आया वो, तो फिर इसलिए इसे अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है, ठीक है। इनकम,
अब आपका देखते हैं, ये आपका हो गया प्रॉफिट, इनकम और आपका डिविडेंड। ये चीज़ ध्यान रखना, पीआईडी। प्रॉफिट, आप ना अमेरिका की किसी कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से ना आपको ना प्रॉफिट मिलता है। तो जो प्रॉफिट आप लेकर आते हैं इंडिया में, वो भी आपका चालू खाता का ही पार्ट होता है। इंटरेस्ट, आपकी कंपनी ने किस मतलब आपके देश ने ना किसी अन्य देश को लोन दिया हुआ है, ठीक है? आपके देश के नागरिक ने लोन दिया हुआ है किसी बाहर की कंपनी को, ठीक है? तो उससे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी क्या होता है, आपका चालू खाता में आता है, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से लोन लोन का, ठीक है? डिविडेंड, आपने किसी शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे बाहर, किसी कंपनी में शेयर अपने किए होंगे, ठीक है? तो उस शेयर से जो भी आपको डिविडेंड यानी लाभांश मिलने वाला है, तो वो भी आपका करंट अकाउंट में ही आने वाला है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा और क्या-क्या शामिल होता है? ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र में जैसे आपके देश का नागरिक है, ठीक है? वो अमेरिका में पैसे कमाता है। अमेरिका में पैसे कमाने के बाद वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। जब वो इंडिया में पैसे भेजता है, तो इसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। यानी वो बाहर गया, बाहर से उसने पैसा कमाया और इंडिया में भेज दिया, तो इसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस भी चालू खाता का पार्ट होता है, ठीक है? और इसके अलावा क्या है आपका? डोनेशंस, आपको अनुदान मिल गया। अब आपको ना किसी देश ने अनुदान दे दिया कि ठीक है, हम आपकी ना सहायता रूपी कुछ मदद करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही के टाइम में भारत ने तुर्की की है ना? जो भी फ्लड सॉरी जो वहाँ पर भूकंप आया था, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसके लिए भारत ने कुछ अनुदान दिए थे, है ना? सहायता की थी, तो वो भी आपका किस में आता है? चालू खाता में आता है, ठीक है? इसके अलावा होता है आपके गिफ्ट्स। अब आप कहोगे सर गिफ्ट तो दिखेगा ना। अब एक बात बताओ, बर्थडे पर अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो पूरा पैक होता है। क्या आपको पता है कि उस गिफ्ट के डिब्बे में क्या है? हैं? नहीं पता है ना कि वो उस गिफ्ट में मतलब डिब्बे में क्या दिया है। क्या पता किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट की पैकिंग करवा दी है और जब आपने उसको खोला तो उसमें निकल आया क्या? कद्दू निकल आया। तो ऐसा ही होता है ना, आपको पता थोड़ी ना रहता है कि गिफ्ट के अंदर है क्या। तो गिफ्ट भी आपका चालू खाता का पार्ट होता है। समझ में आ गया आपको? फिर से, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक खाता होता है जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है? इस करंट अकाउंट में भी आपका दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपका विजिबल और दूसरी चीज़ होती है आपका इनविजिबल, यानी दृश्य और अदृश्य घटक, ठीक है? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब इसमें भी हमने क्या-क्या देखा था? जैसे विजिबल में हमने देखा था ट्रेड, ठीक है? और इनविजिबल में हमने काफ़ी सारे आइटम देख लिए, जैसे आपका देख लिया सर्विस, ठीक है? हमने देख लिया प्रॉफिट, हमने देख लिया डिविडेंड, हमने देख लिया रेमिटेंस, ठीक है? हमने देख लिए गिफ्ट, हमने देख लिए डोनेशंस, है ना? तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरा चालू खाता हम देख चुके हैं, यानी चालू खाता हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो करंट अकाउंट है, ये सरप्लस में रहेगा या करंट अकाउंट अपना डेफिसिट में रहता है? तो ये यूपीएससी पूछता रहता है कि करंट अकाउंट अपना सरप्लस में रहता है या डेफिसिट में रहता है। तो देखो यार, हमारा जो ट्रेड होता है ना, उसमें तो हम ऑलरेडी किस में है? घाटे में, यानी व्यापार संतुलन घाटा हमें होता है, ठीक है? चलो, लेकिन हमारा जो इनविजिबल आइटम्स है ना, उसमें ना हम सरप्लस में रहते हैं भाई, ध्यान रखना ये चीज़। यानी उसमें हम घाटे में नहीं रहते, उसमें हम सरप्लस में रहते हैं। तो ये चीज़ देखो, यानी विजिबल में हम रहते हैं घाटे में और इनविजिबल में हम रहते हैं किस में? अधिशेष में, यानी इसमें हमें फ़ायदा होता है, ठीक है? लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, ये अधिशेष इतना नहीं होता जिससे हम इस घाटे को पूरा कर पाए। समझ रहे हो? ये जो अधिशेष होता है ना, वो इतना नहीं होता कि जिससे हम अपने विजुअल वाले घाटे को पूरा कर पाएँ। यानी इन दी एंड इन दी एंड जो हमारा चालू खाता घाटा होता है ना, करंट अकाउंट होता है ना,
वो डेफिसिट में जाता है, यानी चालू खाता घाटा होता है हमारे लिए। हम इनविजिबल से इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जो अपने विजिबल आइटम्स पर पूरी तरीके से स्पेंड कर खर्च कर सके, ठीक है। उसको उसका जो घाटा है ना उसको चुका सके। समझ रहे हो ना बात को, कि विजिबल आइटम्स में घाटा हमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने इनविजिबल आइटम के अधिशेष से उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इन दी एंड हमें करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। चालू खाता चालू खाता घाटा होता है हमारे लिए। ध्यान रखना ये चीज़। जब भी यूपीएससी कोई भी स्टेटमेंट देना कि भारत को करंट अकाउंट सरप्लस होता है, तो नहीं, चालू खाता घाटा होता है। तो चालू खाता घाटा क्या होता है? जब आपके विजिबल आइटम्स का घाटा इतना हो जाए कि आप उसकी पूर्ति इनविजिबल आइटम्स से भी पूरी ना कर पाए, वहाँ पे आपको चालू खाता घाटा होता है, ठीक है। और कैश करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता अधिशेष में कौन रहेगा फिर? तो यार नॉर्मल ना चालू खाता जो अधिशेष होता है ना, जिनको व्यापार संतुलन में अधिशेष होता है उन्हीं को होता है चालू खाता अधिशेष। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आपके इनविजिबल आइटम्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके ट्रेड बैलेंस जो ट्रेड बैलेंस था ना, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट था, उसको आसानी से फुलफ़िल कर पाते हैं। तो वो भी व्यापार संतुलन चालू खाता अधिशेष में आते हैं। समझ गए? चलो एक बार ना जितनी भी टर्म्स है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी बीओपी क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा हमने पढ़ा ये करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट हमने पढ़ा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी आपका जो विजिबल आइटम्स में जो जितना घाटा हुआ था, उस घाटे को पूरा करने के लिए आपके इनविजिबल आइटम्स की इनकम कम पड़ गई, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस आपके जो विजिबल आइटम्स में आपको अधिशेष हुआ था, ठीक है, या विजिबल आइटम्स में अगर आपको घाटा हुआ है तो उस घाटे को आपने इनविजिबल आइटम्स की इनकम से पूरा कर दिया, तो वो हो गया आपका करंट अकाउंट अधिशेष। चलो ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट और ट्रेड बैलेंस सरप्लस। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता रहता है इनसे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमारा चालू खाता कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूंजी खाते पे। पूंजी खाता जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूंजी खाते में क्या क्या आता है, आपका निवेश इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई। एफडीआई का मतलब समझते हो ना, इसके ऊपर एक मैं अलग से क्लास लूँगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एफडीआई का मतलब होता है क्या है, कोई नहीं, मेरा मन किया कि यार एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी ये कंपनी खोलूँगा। इंडिया में तो मैं खोल ही रखी, इंडिया में तो मैंने अपनी ना एक कंपनी खोल रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ ना अपनी ये कंपनी अमेरिका में भी हो। तो मैं अमेरिका गया, वहाँ पर मैंने देखा एक बंदा है, वो अपनी कंपनी सेल कर रहा था, बेच रहा था। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप अपनी कंपनी सेल कर रहे हो, मुझे दे दो, मेरे को वैसे ही यहाँ पर बिजनेस करना था। उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसको पैसे दिए, तो वो बोलता है नहीं भाई, गांधी नहीं चलता है यहाँ, यहाँ तो अब्राहम लिंकन चलता है, डॉलर मिलता है यहाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ना डॉलर ला कर दे देता हूँ बैंक से कन्वर्ट करा कर। कहता हाँ ठीक है। तो मैंने ना बैंक गया, बैंक से डॉलर में पैसे को कन्वर्ट कराया और उस आदमी को जितना उसकी कंपनी का पैसा हुआ सारा मैंने पे कर दिया। अब मेरी अमेरिका में एक कंपनी खुल गई, ठीक है। तो अमेरिका के लिए ये क्या हुआ, एफडीआई, ठीक है। अमेरिका वाले कहेंगे कि देखो भारत से एक पर्सन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, यानी एफडीआई आया है हमारे पास भारत से। चलो कोई नहीं। फिर मैंने ना अमेरिका में एक दोस्त बना लिया जिसका नाम था बेन स्टोक्स, ठीक है। मेरा फेवरेट प्लेयर भी है, ये इंग्लैंड का ही है, लेकिन कोई नहीं, अमेरिका में डाल देते हैं इसको, क्या ही दिक्कत है। तो बेन स्टोक्स ने बोला यार एक काम करते हैं, मैं एक इंडिया में कंपनी खोल दूँ।
मेरा ये प्रोडक्ट है। तो उसका प्रोडक्ट ना काफ़ी डिमांडिंग था, तो मैंने कहा ठीक है ओपन कर लेते हैं यार। तो वो आया इंडिया में, ठीक है, उसने एक कंपनी खोल के डाल दी इंडिया में। ओके, अब वो इंडिया में आया तो उसने एक कंपनी से बात की, वो एक कंपनी बिक रही थी इंडिया में, तो उसने कहा आपकी कंपनी को मेरे को ख़रीदना है। मैंने कहा अच्छा ख़रीदना है, ठीक है। तो बैन स्टॉक्स ने पैसे दिए, तो उस आदमी ने बोला कि ऐसा है यहाँ पर तो भाई गांधी चलता है। तो बैन स्टॉक गया बैंक से उसने पैसे को कन्वर्ट कराया और उस आदमी को दे के उसकी कंपनी ख़रीद ली, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो बैन स्टोक्स का जो भी बैन स्टोक्स का जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, वो इंडिया के लिए कहलाएगा FDI। ध्यान रखना ये FDI ना काफ़ी यार इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। मैं सोच रहा हूँ अभी इसी टाइम पे आपको समझा देता हूँ, है ना। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो दरअसल हम बात कर रहे थे ना FDI के बारे में। मैं सोचा था FDI को ना यहीं पर ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि FDI, FPI, FII यानी विदेशी FDI मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी संस्थागत निवेश। और आपका होता है एक FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना FDI के बारे में, ठीक है। तो FDI क्या है, मान लेते हैं ना कोई एक सूचीबद्ध कंपनी है, ठीक है, जो एक तरीके से लिस्टेड है। उस कंपनी के मामले में क्या होगी इसकी डेफिनेशन, यदि उस कंपनी में 10%, ठीक है, ध्यान रखना 10% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है तो वो FDI की श्रेणी में आएगा, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर कोई एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें अगर 10% का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी ने आकर, बाहर के नागरिक ने आकर, या 10% से ज़्यादा का कर दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, FDI, ठीक है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो अनलिस्टेड है। तो अनलिस्टेड कंपनी के बारे में तो यार रूल यही है कि उसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट हो वो FDI में ही काउंट होगा। 10% या उससे कम या उससे ज़्यादा जो भी रहेगा आपका FDI में ही रहेगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि FDI की मतलब डेफिनेशन क्या है। तो आपने कहा ना, सॉरी, आपने यहाँ पे बोला था ये, चलो 10% और 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी लिस्टेड कंपनी में तो वो हो गया FDI। 10% से अगर नीचे का इन्वेस्टमेंट जाता है तो 9%, 8%, ठीक है, 7, 6, 5%, 2%, तो हम इसको बोलते हैं, पता है क्या, इसको हम बोलते हैं FPI। FPI, जी हाँ। दरअसल जब आपका इन्वेस्टमेंट ना 10% से बिलो होता है ना, 10% से नीचे होता है, तो हम उसको बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ, दरअसल ये ना एक शेयर मार्केट में लगाया जाता है पैसा। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ कर लिए, है ना, और ये पैसा आसानी से आप लेकर भाग भी सकते हो। लेकिन FDI को आप इतनी आसानी से लेकर नहीं जा सकते ना। एक तरीके से FDI का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो दीर्घ अवधि के लिए होता है ना, मतलब अल्पकाल के लिए नहीं होता ये। FPI आपका अल्पकाल के लिए हो सकता है, लेकिन जो FDI होता है ना वो आपका दीर्घ काल के लिए होता है। और FDI के ऊपर कुछ वो भी लगे हुए हैं, कुछ कंट्रोल भी है RBI का, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपको FDI के बारे में पता चल गया, FPI के बारे में पता चल गया, और एक होता है आपका FII। तो जब कुछ विदेशी संस्थागत निवेश, यानी कुछ होती है ना विदेशी संस्थाएं हैं जो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसे आपका हो गया म्यूचुअल फंड, हेज फंड, है ना, वो कुछ संस्थाएं
बना दी उन्होंने और वो संस्थाएं आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो हम कहाँ पर थे? अब आपको FDI के बारे में मैंने बता दिया, FII के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या होता है? लोन। अच्छा, ये जो लोन आप लेकर आते हैं ना बाहर से, कैसे लोन लेकर आते हैं आप? बायलैटरल लोन लेकर आते हैं, किसी देश से लोन लेकर आ गए आप, ठीक है। और किसी कॉरपोरेट बैंक से आप लोन लेकर आ गए, है ना। इसको हम जैसे बोलते हैं कॉमर्शियल, जस्ट अ मोमेंट, ECB, ठीक है, ECB होती है ये। मान लो ना मेरी एक कंपनी मेरे को खोलनी थी बाहर विदेश में, लेकिन मेरे पास डॉलर की कमी थी और RBI ने कहा हमारे पास भी इतना डॉलर है नहीं, तुम एक काम करो, बाहर से जाके उधार ले आओ, और बाहर आपको ना इंटरेस्ट भी कम मिलता है। तो वो पर्सन बाहर गया अमेरिका, और अमेरिका से उसने उठा लिया लोन, ठीक है। अमेरिका से वो लोन लेकर आ गया इंडिया में, तो वो क्या कहलाया जाएगा? ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, बाह्य वाणिज्यिक व्यापार, बाह्य वाणिज्यिक लोन, ठीक है। जब कोई पर्सन बाहर से लोन लेकर आता है इंडिया में, तो उसको हम बोलते हैं ECB। तो ये किसका पार्ट होता है आपका? ECB भी आपका पूंजी खाता का पार्ट होता है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, लोन हमारे देश के लोग ज़्यादा लेकर आएंगे या बाहर का कोई देश हमसे लोन ज़्यादा लेकर जाएगा? यार आपके ना देश के जो लोन के जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और बाहर ना कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। तो कोई पागल ही होगा ना जो इतने हाई रेट पे आकर, हाई इंटरेस्ट रेट पर आकर लोन लेगा ना, वो सीधे बाहर से ही ले लेगा, है ना। तो हमारे पास लोन लेने वाले कम आते हैं और हम लोन लेकर ज़्यादा आते हैं भारत में, ठीक है। और NRI पूंजी, मतलब जो बाहर है ना, NRI जो लोग होते हैं, तो उन्होंने भारत में अपना एक अकाउंट खुलवा कर रखा होता है, तो ये भी आपका पूंजी खाते का पार्ट होता है। मतलब यही कि NRI जो लोग होते हैं ना, वो आपका पैसा भारत में इन्वेस्ट करके रखते हैं एक बैंक में, अपना सेविंग करके रखते हैं, लेकिन वो कभी भी पैसा मांग सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये NRI का जो डिपॉजिट्स होता है वो भी आपका पूंजी खाता में आता है। ओके, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? दरअसल UPSC ने पूछा था ना कि FDI के डेफिनेशन में FDI में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें ना NRI डिपॉजिट्स भी डाल दिया था। तो NRI डिपॉजिट्स FDI का पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का। ओके, तो भुगतान संतुलन के घटक आपको पता चल गए।